एक डर हमेशा रहता है कि एआई नौकरियां खत्म कर देगा। जहाँ लोग होते थे पहले, अब केवल मशीन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कोई कानून है? यूरोपियन यूनियन में EU AI एक्ट है। वो काफी कॉम्प्लिकेटेड कानून है। डीप फेक को तभी लीगल कहलाना चाहिए जब कोई क्रिमिनल इंटेंट हो और कोई क्रिमिनल आउटकम हो। नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। आपने घर घर में चर्चित चाचा चौधरी का किरदार तो जरूर सुना होगा, जो बच्चों और बड़ों सभी में समान रूप से प्रिय था। चाचा चौधरी के बारे में मशहूर पंचलाइन थी, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। इसके बाद के वर्षों में आई रजनीकांत की फिल्म रोबोट, जिसमें चिट्टी रोबो की तरह हर काम करता। ये सब कुछ सिर्फ एक दुरुस्त एआई प्रोग्रामिंग के जरिए ही मुमकिन हो पाया था। लेकिन ये तो हो गई काल्पनिक पात्रों की बात। अब जरा टेक्नोलॉजी के दौर में हम 5वीं जनरेशन में हैं। इसकी सबसे बड़ी देन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये कमबख्त बला क्या है, इसको लेकर क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या कानून बन रहे हैं, पॉलिसी को लेकर क्या चीजें चल रही हैं, इन सब के बारे में हमारे मन में बहुत सारे सवाल सुलगते रहते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपना नो फिल्टर किसी ऐसे विद्वान के साथ करें जो इस फील्ड को समझता हो, जो इसके पॉलिसी से संबंधित विषयों पर बात कर सकता हो। तो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं मेघना बल मैडम। ये पॉलिसी के मामलों पर लिखती हैं, ये वकील भी हैं, टेक रिलेटेड पॉलिसी की एक्सपर्ट हैं और ऐसा नाम की फाउंडेशन की डायरेक्टर भी हैं। तो आइए सवाल जवाब का सिलसिला मेघना मैम के साथ शुरू करते हैं। मैम, मेरा पहला सवाल है कि एआई अभी अपने शुरुआती दौर में है, इसका भविष्य कितना एडवांस रहने वाला है? तो टेक्नोलॉजी के मामले में मुश्किल होता है बताना कितना एडवांस्ड होएगा फ्यूचर में, क्योंकि एकदम अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो थिंक मुश्किल होएगा बोलने के प्रिडिक्ट करना कि कहाँ तक जाएगा टेक्नोलॉजी। एक डर हमेशा रहता है कि एआई नौकरियां खत्म कर देगा, इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, तो ये है डर, मगर मुझे लगता नहीं इंडिया में एटलीस्ट जितने एक्सटेंट तक ऑटोमेशन प्रिडिक्ट कर रहे हैं उतना होएगा। अगर होना होता तो हो जाता ऑलरेडी, है ना। जैसे अमेरिका में ऑटोमेशन बहुत एक्सटेंसिव है, मतलब कि ऑटोमेशन का मतलब कि जहाँ लोग होते थे पहले, अब केवल मशीन है। और वो एआई के आने से भी पहले काफ़ी प्रेवलेंट हो गया था। तो जैसे अगर आप एयरपोर्ट में जाएं काफ़ी स्टेट्स में अमेरिका में, तो ज़्यादातर ऑटोमेटेड है। जैसे कोई टिकट काउंटर अब बहुत कम है। जैसे कुछ एयरपोर्ट्स में बस अपना टिकट निकालिए, अपना बोर्डिंग पास निकालिए और फिर एक ट्रॉली या एक बेल्ट होती है लगेज के लिए, और एक एक जन वहाँ पे खड़े रहते हैं और आप बस अपना बैग टैग आप अपने अपने आप ही लगाइए और भेज दीजिए बेल्ट पे। मगर वो तो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं हुआ है अभी तक। तो आई थिंक जितना ऑटोमेशन लोग सोच रहे हैं यहाँ पे होएगा, मुझे नहीं लगता होएगा। मगर एक एक ट्रांसफॉर्मेशन जो एआई ला सकता है वो है कि वो वर्कफोर्स को अपस्किल करने में काफ़ी यूज़फुल है। तो जैसे कम्युनिकेट कैसे करते हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंट्री लेवल लोग नहीं जानते या ट्रेन नहीं है उसमें। तो आई थिंक उसमें वो कॉम्प्लीमेंट करेगा वर्कफोर्स के एग्जिस्टिंग स्किल सेट से या अपस्किल करेगा। जी। तो एम्प्लॉयबिलिटी माइक्रोसॉफ्ट इन्हांस करेगा एसेंशियली। जी जी जी। माइक्रोसॉफ्ट की ग्लोबल ऑनलाइन सेफ्टी सर्वे की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें एआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल 65% भारत में किया जा रहा है। इसे पॉजिटिव कहें या फिर नेगेटिव? पॉजिटिव ही है, नेगेटिव तो नहीं है। अभी पॉजिटिव ही है, क्योंकि इंडिकेट करता है कि इंडियन बिजनेसेस इंटरेस्टेड है इनोवेशन में और सर्विस को और सर्विस को बेहतर करने में। तो आई थिंक पॉजिटिव ही है।
दुनिया के किसी देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कोई कानून है? उसके बारे में ज़रा बताइए। हाँ, यूरोपियन यूनियन में ईयू एआई एक्ट है। वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कानून है। वो बेसिकली एआई को रिस्क बेस्ड रिस्क के बेसिस पे सेगमेंट करता है। तो हाई रिस्क चार तरह के रिस्क है। एक है एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल रिस्क, जो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो वो यूज केसेस बैन हैं। फिर कहलाते हैं हाई रिस्क, और उस पे उन हाई रिस्क यूज केसेस पे काफ़ी सारे ऑब्लिगेशंस हैं। और फिर लो रिस्क एंड नन टू मिनिमल रिस्क है। तो ये चार कैटेगरीज हैं। प्रॉब्लम है यूएआई एक्ट के साथ कि वो एआई को ज़्यादातर, मतलब थोड़ा चेंज आया है उसमें, जैसे वो जनरल पर्पस मॉडल्स को रिकग्नाइज करता है, मगर ज़्यादातर वो एआई को एक एक किस्म की, जैसे यूनिफाइड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी को कहलाता है। मतलब कि वो एआई में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स हैं, उनके भी डिफरेंट टाइप्स के रिस्क हैं, मगर ये एक्ट उस बेसिस पे नहीं देखता है एआई को। उसको देखता है, वो एआई को देखता है एज अ homogeneous technology, though it is a heterogeneous technology. क्या भारत में कोई रेगुलेशन का लॉ है जो मतलब इसको लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर? जैसे हमारे पास जनरल आईटी लॉज हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, और कॉपीराइट लॉ थोड़े कुछ जजमेंट आए हैं उनके एप्लीकेबिलिटी पे एआई के साथ। और आई मीन, जैसे अगर डीप फेक्स हो तो क्रिमिनल लॉज भी एप्लीकेबल हो सकते हैं, अगर कुछ कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्पेसिफिक क्राइम्स को अबेट करने के लिए यूज़ किए गए हैं। तो है एग्जिस्टिंग लॉज जो अप्लाई कर सकते हैं। आपने अभी यूरोपियन यूनियन का भी एग्जांपल दिया, तो अभी तक लेकिन ज़्यादातर देशों में देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कोई भी मतलब इस तरह का ठोस कानून नहीं है। तो क्या बिना किसी ठोस लॉ के अनफ़िल्टर्ड एआई दुनिया को नुकसान नहीं पहुँचा सकता है? डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। ये है यूरोपियन यूनियन का प्रॉब्लम कि वो कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखते हैं, तो कोई भी टेक्नोलॉजी हार्मफुल हो सकती है, राइट। डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे और यूसेज पे। और अगर भारत में कोई रेगुलेशन लॉ आता है, तो इससे इनोवेशन पे कोई असर पड़ सकता है क्या? कैन कानून पे डिपेंड करता है, ऐसे मुश्किल है कहलाना। हाँ, कि अगर कोई, जैसे अभी वो कॉपीराइट पे चर्चा चल रहा है, क्योंकि ओपन एआई, वो एआई कंपनी जो है, उन पे उनके अगेंस्ट लॉ सूट फाइल किया है काफ़ी सारे न्यूज़ न्यूज़ पब्लिशर्स ने। हमने तो ये है कि अगर कोई डेटा स्क्रैपिंग के लिए एग्जेम्पशन ना निकाला जाए कॉपीराइट एक्ट में, तो हाँ, उसका अ, उसका बहुत बुरा इफेक्ट होएगा इनोवेशन पे इंडिया में। इंडियन डेवलपर्स बहुत मुश्किल ढूंढेंगे वो अ, अ, अपने मॉडल्स डेवलप करने के लिए या एआई एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए। जी। अभी आपने कॉपीराइट का भी ज़िक्र किया, तो मेरा ये सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जैसे मैंने बहुत सारे कमांड देकर एक आर्टिकल क्रिएट किया है और मुझे ये लग रहा है कि ये स्पेसिफिक कमांड दिए गए हैं मेरी तरफ से और एक यूनिक कंटेंट बन गया है। तो इस पे कॉपीराइट किसका होगा? ये अभी ओपन क्वेश्चन है। अगर हम प्रेसिडेंट पे जाएं तो जी, ये मुश्किल वाला है, ये ओपन क्वेश्चन है।
मुझे लगता है कि अब ये ओपन क्वेश्चन है, ऑल्सो डिपेंड करता है कि लाइसेंस, यूज़र लाइसेंस क्या कहलाता है, क्योंकि कुछ यूज़र लाइसेंस कहलाते हैं कि हाँ, जो आपने क्रिएट किया है वो आपका है। कुछ यूज़र लाइसेंस कहलाते हैं कि वो एक्चुअली जो कंपनी जिसका एआई सॉफ्टवेयर है या जिसका एआई मॉडल है, वो जो काम आपने क्रिएट किया है वो उनका है। तो वो उस पे भी डिपेंड करता है, और आई वुड से कोर्ट्स पे डिपेंड करता है कैसे इंडिया में एक मॉडिकम ऑफ क्रिएटिविटी थ्रेशोल्ड है, अगर वो मिले या नहीं। ये है कि आई मीन जो ब्रॉडर क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आप, जैसे आप बड़े बड़े होते समय या जैसे स्कूल में आपने बहुत किताबें पढ़ी हैं और फिर आपने एक आर्टिकल लिखा, और एक गुड चांस है कि जो आप लिख रहे हैं वो हेविली इन्फ्लुएंस्ड है बाय द थिंग्स दैट यू रेड, उन चीज़ों से जो आपने पढ़ी थी जब आप बड़े हो रहे थे। तो उस इंस्टेंस में क्या आप ये कह सकते हैं कि आपको उन सारे ऑथर्स को एक रॉयल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने क्योंकि आप आपने बेसिकली एक काम किया जो उनके उनके काम पढ़ने से और हाँ, उनके काम पढ़ने से। एक काउंटर आर्गुमेंट यहाँ पे है कि आपने वो किताबें खरीदी, मगर क्या कॉन्टेक्स्ट बदल जाता अगर वो फोटोकॉपीज आपने फोटोकॉपी की या अनऑथराइज कॉपीज को इस्तेमाल किया, जैसे बहुत लोग साइहब इस्तेमाल करते हैं या लाइब्रेरी जेनेसिस इस्तेमाल करते हैं किताबों, एकेडमिक बुक्स को डाउनलोड करने के लिए। तो फिर वो कॉन्टेक्स्ट बदलता। तो आई थिंक बहुत ओपन क्वेश्चन है। भारत में एआई को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं। इसमें ऑनलाइन दुरुपयोग, डीप फेक के मामले भी शामिल हैं। इसे कैसे दूर किया जा सकता है? तो डीप फेक्स पर से इलीगल नहीं है और नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनके सिर्फ हानिकारक यूजेस नहीं हैं, काफ़ी बेनिफिशियल यूजेस भी दिखाए गए हैं। जैसे एनजीओज ने इस्तेमाल किया है डीप फेक टेक्नोलॉजी को डिजीज़ अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, और काफ़ी काफ़ी लोगों ने इनको इस्तेमाल किया है पॉलिटिकल सैटायर के लिए या पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए, और एक्टिविज्म में भी काफ़ी प्रेवलेंट है यूसेज ऑफ डीपफेक टेक्नोलॉजी। तो डीपफेक को तभी लीगल कहलाना चाहिए जब कोई क्रिमिनल इंटेंट हो और कोई क्रिमिनल आउटकम हो। हाँ, एक जैसे ब्रॉडर कंसर्न है इनके साथ कि जो काफ़ी मैसेजेस और या काफ़ी मीडिया जो प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है, जिसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हो सकता है डेमोक्रेसी पे, सोसाइटी पे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मगर कानून के हिसाब से मुझे लगता है कि डीपफेक्स इलीगैलिटी बहुत नैरो रखनी चाहिए क्राइम के कनेक्शन के साथ। ये पर से इलीगल वैसे भी नहीं हो सकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होएगा अगर पर से इलीगल कहलाएं। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि क्या एआई झूठ भी बोल सकता है? हाँ, तो एआई हलूसिनेट करता है, मतलब कि कभी-कभी गलत चीज़ें बोलता है, मगर झूठ बोलना मतलब कि इंटेंशन है। और एआई एक लिविंग एआई सिस्टम्स या जनरेटिव एआई स्पेसिफिकली जो आप जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, वो लिविंग बीइंग्स नहीं है, सेंटिएंट नहीं है। तो
अगर उसको झूठ बोलना होता तो इंटेंशन होनी होती वहाँ पे, देयर वुड हैव टू बी इंटेंशन, मगर हाँ हलूसिनेट कर सकते हैं एआई सिस्टम्स, बट झूठ नहीं बोलते वैसे। इमरान खान का एआई अवतार इंडोनेशिया ने अपने जनरल को भी जिंदा कर दिया। करुणानिधि के समर्थकों को संदेश देने वाला वीडियो। वहीं अमेरिका में बाइडेन का एक वीडियो भी वायरल हुआ। इस तरह से असली नकली का फर्क कर पाना काफी कठिन हो गया है। हाँ, और आई थिंक जैसे क्वालिटी बेहतर होए डीप फेक्स का, वैसे और भी मुश्किल होएगा। मगर ये नहीं है कि सिर्फ डीप फेक्स में असली और नकली मीडिया में में फ़र्क बताने के लिए कठिनाई होती है लोगों को। इवन डॉक्टर्ड वीडियोस और ऑडियो लोगों को कठिनाई होती है बताने के लिए कि कहलाने के लिए या ये सच है या झूठ है। तो ये दिस इज़ समथिंग वी शुड कीप इन माइंड कि सिर्फ डीप फेक्स पे फोकस नहीं करना चाहिए। अगर फोकस करना है फॉल्स मीडिया पे, तो मिस इन्फॉर्मेशन इन ऑल इट्स टेक्नोलॉजिकल फॉर्म्स कंसिडर करना चाहिए। एआई के संदर्भ में अमेरिका और चीन के टेक वार को बाकी के देश कैसे संभाल सकते हैं और भारत इसमें कहां खड़ा नजर आता है? ये मुश्किल है कहलाना, मगर इंडिया काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और पर्टिकुलरली ओपन सोर्स में। तो देखते हैं, लाइक जैसे मैंने पहले बोला था, टेक्नोलॉजी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो आई थिंक वो डीप सीक का अराइवल इसको इलस्ट्रेट करता है, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एल्गोरिथमिक इनोवेशन के साथ कंप्यूट कंप्यूट पे जो रिलायंस है वो कम होएगा, मगर एक चाइनीज कंपनी ने कर दिया। तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है कहाँ पे कौन सा देश एंड अप करेगा। जैसा आईटी मिनिस्टर ने भी कहा डीपसीक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 10 महीने का टारगेट हमने रखा है और भारत जो है वो आईटी क्षेत्र में बहुत ही रेवोल्यूशनरी कदम उठाने वाला है आने वाले वक्त में। तो इसे आप कैसे देखते हैं? हाँ, बहुत ग्रेट होएगा अगर हम इक्विवेलेंट कैपेबिलिटी मॉडल डेवलप करें, अच्छी बात होएगी। आई डोंट नो अगर ऐसी चीज़ें टाइम बाउंड होनी चाहिए या ऐसे हमको रेस में एंटर होना चाहिए। आई थिंक हमको देखना चाहिए कि हमारे क्या नीड्स हैं एआई से, हमारे क्या नीड्स हैं एज अ देश एआई से, और उस पे फोकस करना चाहिए आई थिंक। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पेरिस में नेक्स्ट एआई समिट की घोषणा की है। इसका क्या सिग्निफिकेंस रहने वाला है? काफ़ी सिग्निफिकेंट है। जैसे मैंने बोला कि इंडिया ओपन सोर्स में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और कुछ लोगों को लगता है कि ओपन सोर्स से ही बहुत सारा इनोवेशन एआई में निकलेगा। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वो है कि काफ़ी एम्फेसिस डाला गया है स्मॉल मॉडल्स पे। तो बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं कि एक्चुअली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स फ्रंटियर नहीं हैं और उतने वैल्यूबल नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं वो। और ज़्यादातर स्मॉल मॉडल्स यूज़ किए जाएंगे। बिजनेसेस ज़्यादा उनको यूज़ करेंगे, क्योंकि उनको ईज़ियर और आसान है ट्रेन करने के लिए, और आसान है डेवलप करने के लिए और उनके साथ काम करने के लिए। एलन मस्क की ओर से ग्रोक 3 का कल जैसे कि लॉन्च किया गया, उन्होंने एक्स पे भी इसके बारे में बताया कि ये जो है वो
पूरे पृथ्वी का सबसे स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाला है। इसके बारे में आप अगर कुछ बताना चाहें? हाँ, जैसे मैंने बोला बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि कौन-सा मॉडल कहाँ पे लैंड होएगा और कैपेबिलिटीज़ तरफ से कैसे होएगा, तो मुझे नहीं पता। मगर हाँ, उनके प्रीवियस मॉडल इमेज जनरेटर जो उन्होंने रिलीज़ किया था, जो कंट्रोवर्शियल था क्योंकि वो अम, कोई सेंसरशिप नहीं था उसपे या बहुत मिनिमल सेंसरशिप था उसपे। कुछ लोग बोल रहे थे कि टेक्निकली वो आगे था दूसरे इमेज जनरेटर से। तो देखते हैं, वो उनका भी मॉडल आई थिंक एक ओपन सोर्स मॉडल पे डेवलप हुआ है, क्योंकि उनका मॉडल फ्लक्स फ्लक्स एआई आई थिंक फ्लक्स एआई का मॉडल है, और वो एक ओपन सोर्स मॉडल है जिसका लाइसेंस अवेलेबल है हगिंग फेस पे। जी। तो बातचीत का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।